So today we will discuss about the introductory part of AC circuits. अभी तक हमने जो circuits देखे थे, they were all DC circuits, right? They had one or more DC sources, either dependent or independent, and you had resistances in the circuit. जब हम ट्रांजिएंट्स पढ़ रहे थे तब हमारे पास इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के केस भी हमने देखे थे. सो एसी सर्किट्स का जो हम आज डिस्कशन जो करेंगे उसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज व्हाट इज इट एंड व्हाई डू वी नीड एसी. फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसी वेवफॉर्म एंड देयर आफ्टर विल study about the response of a pure resistance, a pure inductance and a pure capacitance when an AC input is given to it. इसका कुछ पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी अपने स्कूल लेवल फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. Then we'll see what is an RMS value, what is the need of defining this kind of value. और फिर हमारे पास टाइम और भी बचेगा तो we will discuss about phasors. So first of all, like what is it? So अभी तक हमने जो DC सर्किट्स में हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू मेक एनी सर्किट, इट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रांसफर पावर. दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग ऑल द कनेक्शंस, राइट? हम पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द सोर्स टू द लोड. ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. दैट इज हाउ यू आर transferring power, right? This flow of electric charge is called current. और हमने ये पढ़ा था कि why does actually this flow takes place. So the reason of flow of electric charge is something that we call as potential difference between 2 points. Because of that potential difference, the flow of charge takes place, and this potential difference is what we call as voltage. So basically in whole of the circuit theory we are dealing with voltages and currents. So voltage is the cause and current is the effect. जब हम वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो करंट है उसका जो कंप्लीट डेफिनेशन है, उसके जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर टू. वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट which is it is measured in amperes, and the other is direction. Similarly जब हम वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. उसका मैग्नीट्यूड which is measured in volts and its polarity. पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं उनमें से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर. तो डायरेक्शन के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, पोलैरिटी के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? इनके बेसिस पर, डायरेक्शन और पोलैरिटी के बेसिस पर हम करंट और वोल्टेज को क्लासिफाई करते हैं एज AC एंड DC. सो आई हैव अ करंट एंड द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? तो हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. एक हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, DC. डायरेक्ट करंट का मतलब है कि ये जो डायरेक्शन है it does not change with respect to time. कई बार ऐसा होगा कि जो डायरेक्ट करंट जो डायरेक्शन है that will periodically change with respect to time, right? So direction changes periodically with respect to time, and this type of current is called an alternating current, AC.
So if I have a device जिसके दो टर्मिनल्स हैं A और B, तो AC का मतलब ये हुआ कि कुछ देर के लिए करंट A से B की तरफ जा रहा है और कुछ देर के लिए करंट B से A की तरफ आ रहा है और फिर से वो A से B की तरफ जाएगा, यानी कि ये जो डायरेक्शंस हैं दे विल कीप रिवर्सिंग। और ये कितनी देर के लिए होगा? ये दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होंगे, यानी अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल देखूं तो हाफ ऑफ टाइम के लिए एक डायरेक्शन होगी यानी A टू B, और जो दूसरा हाफ होगा टाइम का उसके लिए जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम B टू A, राइट। हम लोग ये डिफाइन करेंगे फॉर्मली व्हाट इज टाइम पीरियड एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट इज एन AC। सिमिलरली जब हम वोल्टेजेस के बारे में पढ़ते हैं तो in addition to the magnitude of a voltage, we also look at the polarity of the voltage. तो पोलैरिटी के हिसाब से जब हम वोल्टेजेस को क्लासिफाई करते हैं तो एक होता है डीसी वोल्टेज। टेक्निकली अपने आप में ये टर्म सही नहीं है बिकॉज डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, बट दिस इज द पॉपुलर यूसेज, हम ऐसे इसको यूज करते हैं इस टर्म को। सो डीसी वोल्टेज इज व्हेन द पोलैरिटी डज नॉट चेंज with respect to time। और अगर ये पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज हो रही है तो उस तरह की वोल्टेज को हम एसी वोल्टेज कहते हैं, यानी कि द पोलैरिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये चेंज जो है दैट इज पीरियोडिक, विच मीन्स दैट इफ आई हैव अ डिवाइस हियर and the terminals are A and B, so for half of the time if A is at higher potential with respect to B, then for the remaining half B will be at higher potential with respect to A। तो ये वाला जो चेंज है that is a periodic change and it will keep happening। So this type of voltage is known as an alternating voltage or AC voltage। okay, तो ये जो वोल्टेजेस हैं इनको विजुअलाइज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वेवफॉर्म। वेवफॉर्म जो है दैट इज अ प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड with respect to time। okay, so I am making some plots here and we will try to classify those waveforms as either AC or DC। so suppose this is the graph of a current with respect to time। so here we see that let us say this value is 10 amperes। तो ये इस तरह का जो करंट है ये डीसी करंट होगा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज नॉट चेंजिंग। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है सिर्फ। तो अगर हम ए टू बी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन करें या बी टू ए को पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन कर दें तो द करंट नेवर गोज नेगेटिव, विच मीन्स दैट इट नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ waveform it depicts a DC, right? Suppose the waveform is like this। so let us say this is the waveform। मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूं इसको। अब ये क्या होगा? दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म इज ऑल्सो डीसी, क्योंकि जो वैल्यूज है वो हमेशा नेगेटिव है। इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब अगर नेगेटिव है तो हमेशा ही नेगेटिव है, दे आर नॉट बिकमिंग पॉजिटिव। so the current is not changing its direction, so this type of current is also DC, right? I have, let us say this, I have a current like this। तो ये वाला जो करंट है इट इज चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। it starts from 0, it goes to a peak value and then again comes back to 0, but once again all the values are positive, they are never becoming negative।
So this type of current is again a DC current. तो जो सबसे पहला वाला मैंने वेवफॉर्म देखा था, सी बाकी ये जो दिस वाज द फर्स्ट वन, दिस वाज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन. तो ये जो सेकंड और थर्ड है, ऑल्दो दे आर डीसी बट दे आर फ्लक्चुएटिंग डीसी. The magnitude is changing although the direction is not changing. ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म वी कॉल इट अ प्योर डीसी, राइट. तो मैंने इसको करंट के टर्म्स में एक्सप्लेन किया है. ये वोल्टेज भी हो सकता था. वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है A इज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू B. या फिर वोल्टेज हमेशा ही नेगेटिव है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, बट उसका मतलब ये है कि B इज एट ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू A, राइट. सो दैट टाइप ऑफ वोल्टेज इज अ डीसी वोल्टेज. लेकिन प्योर डीसी वोल्टेज का मतलब होगा कि ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसकी पोलैरिटी चेंज. ठीक है. लेट अस सी सम वेवफॉर्म्स फॉर AC. Let us say we have a voltage like this. Let us say this is 10 volts and this is minus 10 volts. तो इसका मतलब ये है कि कुछ देर के लिए A is at higher potential with respect to B और जो potential difference है that is 10 volts. और फिर कुछ देर बाद क्या होता है, B becomes the higher potential terminal with respect to A, although again the potential difference is 10 volts, right? So this type of voltage is an AC voltage. Reversal of polarity is taking place periodically. It could have been like this also. Let us say this is some current and it is like this. So for some amount of time, the magnitude is changing, but it is always positive. But for the remaining time, the magnitude is again changing, but the magnitude is negative. So negative magnitude refers to change in the direction of current. So this current is periodically reversing its direction. So again, it is an alternating current, right? जो टिपिकल जो वेवफॉर्म जो हम मानते हैं एसी के लिए, जिसको हम प्योर एसी कहते हैं, दैट इज साइनसॉइडल फंक्शन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्योर एसी, जहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन वो साइनसॉइडली चेंज हो रहा है. और क्योंकि वो साइनसॉइडली चेंज हो रहा है तो इट विल टेक नेगेटिव वैल्यूज आल्सो. तो करंट के केस में इसका मतलब ये होगा कि इट इज पीरियोडिकली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और वोल्टेज के केस में ये होगा कि इट इज पीरियोडिकली चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, राइट. सो दिस इज all about the waveforms for DC and AC. Do you have any doubt till this point? You can please ask your doubts. तो प्योर एसी में तो वोल्टेज के केस में पोलैरिटी में नहीं आएगा, लाइक वोल्टेज के केस में पोलैरिटी विल कीप चेंजिंग. सर बट आपने अभी कहा ना कि प्योर एसी के लिए मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे. नहीं, मैंने ये कहा कि क्योंकि हम ये एक साइन फंक्शन कह रहे हैं तो साइन फंक्शन टेक्स पॉजिटिव as well as negative values automatically for complete cycle, right? Yes sir. तो अगर करंट है तो पॉजिटिव करंट है मतलब एक डायरेक्शन में, नेगेटिव करंट है मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में, और वोल्टेज है मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब एक पोलैरिटी है, और वो नेगेटिव हो गया मतलब पोलैरिटी हैज रिवर्स्ड. तो अगर हम उसको एक कंप्लीट साइनसॉइडल फंक्शन से डिफाइन कर रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट द नेगेटिव वैल्यूज विल कम. सर मतलब वोल्टेज में प्योर एसी के केस में मैग्नीट्यूड भी एंड पोलैरिटी दोनों चेंज होने चाहिए. यस यस, बट लेकिन जो मैग्नीट्यूड का चेंज होने का फैशन है वो एक साइनसॉइडल फैशन है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके सर. है ना, जैसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट द फैशन इज नॉट साइनसॉइडल फैशन. सो दैट इज नॉट अ प्योर एसी हमारे लिए. ओके सर. सर यस सर ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो.
सर उसको एसी बोलेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स उसको एसी बोलेंगे। अगर वो प्योर एसी है, प्योर एसी करंट है, तो वो इस तरह का दिखेगा। लेट अस से इट इज टेकिंग मैक्सिमम वैल्यूज फ्रॉम +9 एम्पियर्स टू -9 एम्पियर्स। सर ये पीक वैल्यू चेंज हो रही है। पीक वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड हर पॉइंट ऑफ टाइम पर चेंज हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज गोइंग till 9 amperes, and again it is coming back to 0, and then it is changing its direction, and in the reverse direction also it is continuously changing the magnitude. It is drawn with respect to time, so at all points of time the values will change in case of pure AC. ओके सर। Okay, so अब क्वेश्चन ये उठता है कि why हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करने की जरूरत क्या है? Why do we need AC? इसका जो मेन जो आंसर छुपा है, दैट इज, बहुत सारे इसके रीजंस हैं और कुछ रीजंस हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रीजन है, दैट इज लाइज बिहाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ट्रांसमिशन सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर transmission of power. Whenever we are talking about power, we see that electric power is the most flexible one, right? अगर आपको एक सिटी से दूसरे सिटी कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी को भेजना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जांपल, आपके पास हीट एनर्जी है, आप उसको एक सिटी से दूसरे सिटी तक भेजना चाहते हो, हीट एनर्जी को, बहुत डिफिकल्ट है, राइट? अगर आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर भेजना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कार और वी हैव अ ट्रक, ठीक है? अब ये कोई ट्रक है जिसमें जिसका जो इंजन है वो आगे लगा हुआ है, तो हमारे पास जो मैकेनिकल पावर जो अवेलेबल है वो हमें फ्रंट में अवेलेबल है, राइट? लेकिन हम चाहते हैं कि ये पावर जो है ये हमें पीछे वाले व्हील्स में मिले, सामने वाले व्हील्स जो है वो सिर्फ गाइड करने का काम करें। तो हम क्या करते हैं, एक शाफ्ट कनेक्ट करते हैं। आपने ट्रक्स के नीचे की तरफ देखा होगा, एक शाफ्ट होता है जो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें जो मैकेनिकल पावर फ्रंट से मिल रही है उसको हम ये जो पीछे वाले एक्सेल्स हैं वहां तक हम ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? और दैट इज हाउ यू गेट मैकेनिकल पावर इन द दिस व्हील्स, रियर व्हील्स। और आगे के व्हील से हम सिर्फ गाइडेंस का काम कर रहे हैं, टू गाइड द व्हीकल। तो आपने क्या किया, यहाँ पर मैकेनिकल पावर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसमिट किया है यूजिंग दिस शाफ्ट। लेकिन मान लो अगर हमें एक मैकेनिकल पावर को एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफर करना हो, तो दैट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑल्दो कर सकते हैं हम इन प्रिंसिपल, बट उसकी एफिशिएंसी जो होगी बहुत कम होगी, और देयर इज नो पॉइंट लाइक हैविंग दैट काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन हम सिंपली अगर ये करें कि मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे सिटी में ट्रांसमिट कर दें और वहां पर फिर मोटर लगा के उसको फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो इट इज वेरी इजी, you have, because you just need two wires to transmit this power from one city to another city. आपको सिर्फ मिनिमम दो वायर्स जो होंगी उसी में आपका काम हो जाएगा। आप पूरी पावर को एक सिटी से दूसरी सिटी तक भेज सकते हो और फिर उसको जिस भी फॉर्म में यूज करना है वो उस फॉर्म में कर सकते हो, राइट? दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसको दैट इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट लोकली जनरेटेड ऑलवेज। यानी यहाँ पटियाला में जो हम इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहे हैं, नॉट ऑल ऑफ इट इज जनरेटेड इन पटियाला। कुछ अमाउंट हो सकता है जो यहाँ जनरेट हो रहा हो, बाकी अमाउंट जो है वो कहीं और से आ रहे हैं। सो व्हेन आई एम ट्रांसमिटिंग पावर, let us say this is where I am generating the power. This is a generation point, and this is a long distance where I am using the power. Let us say this is the load, ठीक है? तो हमने क्या किया, इस
पॉइंट से इस पॉइंट तक पावर को भेजा, और अभी हम 2 कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक ही कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी कंसिडर करते हैं, राइट? सो सी व्हाट इज हैपनिंग इज when you are transmitting power from one point to another, the current is flowing through this conductor, right? And because this is not an ideal conductor, it will have some resistance, right? तो ये मैं रेसिस्टेंस के सिंबल्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये कोई कनेक्टेड बाहर से कनेक्टेड रेसिस्टेंस नहीं है, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। और इस रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा, व्हेन दिस करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, और इसको ओवरऑल रेसिस्टेंस को अगर हम R कह लें, तो जो पावर का लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R, right? Now we want this power loss to be as less as possible. हम अगर इस पावर लॉस को बहुत कम रखना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम रेसिस्टेंस को कम कर लें। रेसिस्टेंस को कम करने का मतलब है कि मटेरियल बहुत अच्छा फिर यूज करें, अगर हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं तो हम सिल्वर यूज कर लें, कॉपर यूज कर लें, या कॉपर यूज कर रहे हैं तो सिल्वर यूज कर लें, बट दैट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव सॉल्यूशन, राइट? उससे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है कि हम करंट को कम कर लें। करंट को कम करने से हमारे पास और ज्यादा फायदा है, बिकॉज पावर लॉस इज डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी अगर आप करंट को 1/2 कर देते हो तो पावर लॉस 1/4 हो जाएगा, ठीक है? तो पावर लॉस को कैसे कम किया जाए? सो आई टेक द सेम सिस्टम, लेट अस से यहां पर ये जो जनरेट हमने किया था पावर, वो हमने एक वोल्टेज V1 पे किया था, ठीक है? And the current that was flowing here is, let us say this was I1. So now this voltage is V1, the current flowing through it is I1. अब मैंने क्या किया, बीच में एक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया है जिसने V1 को 200 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है? लेट अस से दिस वोल्टेज इज V2 and this is equal to 200 times of V1, right? So now this current will also change. Let us say this current is I2, right? This current will also change and let us see what is the value of this current. अब ये देखो, ये वाला जो डिवाइस जो हमने बीच में लगाया हुआ है, यहां पर जो इनपुट पावर है that is equal to V1 I1, right? और इससे जो आउटपुट मिल रहा है पावर हमें, that is again voltage into current, यानी V2 I2। अगर ये एकदम आइडियल सिचुएशन भी होगी तो आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर, और अगर रियल सिचुएशन है तो आउटपुट पावर विल ऑलवेज बी लेस देन द इनपुट पावर। तो हम आइडियल सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो बेस्ट केस सिनेरियो है, राइट? सो दिस विल बी V2 I2 शुड बी इक्वल टू V1 I1, राइट? नाउ V2 इज 200 टाइम्स V1, I2 हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ I1, so this is V1 I1। so यहां से हम देखते हैं कि I2 is I1 by 200, यानी अगर आप वोल्टेज को 200 टाइम्स रेज कर देते हो तो जो करंट होगा वो 200 टाइम्स लेस हो जाता है, ठीक है? तो अब आप, क्योंकि आप अब कम वैल्यू पर इसको ट्रांसमिट कर रहे हो, तो यहां पर जो लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, राइट? मैंने वोल्टेज को अगर 200 टाइम्स बढ़ा दिया था तो लॉसेस जो होंगे वो 4 into 10 to the power of 4 टाइम्स कम हो जाएंगे, 40,000 टाइम्स लॉसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए जब भी हम वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक पावर का जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो वी डू द ट्रांसमिशन एट वेरी हाई वोल्टेजेस। हमारे घरों में जो हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं दैट इज 230 वोल्ट्स। जब हम ज्यादा वोल्टेज 3 फेज हम यूज करते भी हैं तो दैट इज 400 वोल्ट्स, लेकिन जो हम ट्रांसमिट करते हैं वो हम बहुत हाई वोल्टेजेस पे करते हैं, एज हाई एज 800 किलो वोल्ट्स,
यानी 800,000 वोल्ट्स, या फिर देयर आर सिस्टम्स जहां पर वी आर यूजिंग 1200,000 वोल्ट्स, राइट। सो इतने ज्यादा हाई वोल्टेज पे आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े जो टॉवर्स हमें दिखते हैं वो हमने इसीलिए बनाए क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज पर पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। और हम इतने हाई वोल्टेज पर क्यों कर रहे हैं? टू रिड्यूस द लॉसेस, उससे पावर लॉस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मैंने ये 200 टाइम्स V1 पे मैंने इसको ट्रांसमिट किया था, तो हमारे घरों में जो लोड है वो तो इतने ज्यादा वोल्टेज पे चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वापस एक ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा जो इस 200 टाइम्स V1 को वापस V1 में कन्वर्ट कर दे, राइट। तो ये जो डिवाइस है एक बड़ा सिंपल सा डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, राइट। सो फर्स्ट ये जो पहला हमने क्या किया, V1 को 200 टाइम्स बढ़ा दिया, इसको हम कहते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और फिर हमने बहुत ज्यादा जो वोल्टेज था 200 टाइम्स V1, उसको हमने V1 पे कम कर दिया, इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो स्टेपिंग अप है, स्टेपिंग डाउन है यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर, तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन एन ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स, यानी कि AC पर ही ये डिवाइस चलता है। सो दैट इज द रीजन कि हम AC क्यों यूज कर रहे हैं फॉर जनरेशन, फॉर ट्रांसमिशन एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, right? Transformer is the backbone of whole of the distribution network, and transformer works on AC. That is why we are using AC systems. इसमें कोई doubt? Is anybody there? No, sir. Yes, No, sir. sir. Yes, No sir. doubt. Yes, sir. No doubt, sir. ठीक है, तो इसीलिए हम AC systems पढ़ रहे हैं। हमारे आसपास हमें AC systems ज्यादा दिखाई देते हैं as compared to DC. Okay. So now let us come to the characteristics of an AC waveform. So I will take example in terms of voltage, but it is equally valid for currents also, right? So this is a typical AC voltage. तो आप इसको देखोगे यहाँ पर, तो इसका जो ये पीक वैल्यू है, साइनसॉइडल फंक्शन है, उसका पीक वैल्यू 1 होता है, बट ऑफ कोर्स वोल्टेज कैन नॉट ऑलवेज बी हैव एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1. सो ये वाली जो पीक वैल्यू है इसको हम शो करते हैं VM से, M फॉर मैक्सिमम, राइट। दूसरा चीज इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो साइकिल्स हैं दे आर रिपीटिंग देमसेल्व्स। ये वाली जो एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो पूरी पॉजिटिव हैं, इसको हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं। दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, सेट ऑफ वैल्यूज जो सारी नेगेटिव हैं, वी कॉल इट द नेगेटिव हाफ साइकिल। ये जो पूरा सेट है पॉजिटिव वैल्यूज का और नेगेटिव वैल्यूज का, दैट इज नोन एज अ साइकिल, राइट। तो ये जो पूरी साइकिल है इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, यानी एक्स एक्सिस में जब हम देखें तो ये पूरा टाइम स्पैन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जीरो रेफरेंस टू दिस पॉइंट जहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल खत्म होती है, ये जो पूरा टाइम स्पैन है, दिस टाइम स्पैन इज नोन एज the time period of the waveform, which is shown with capital T, and it is the unit is in seconds. जो complete set of positive and negative values हैं for a periodic waveform, उसको हम एक cycle कहते हैं। Positive values का set जो है that is called positive half cycle, negative values का जो set है that is called negative half cycle, और एक cycle को complete होने में जो time लगता है that time is known as the time period, राइट। एक सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज जनरली शोन विद स्मॉल f, और एक सेकेंड में कितनी साइकिल्स हो रही हैं, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवफॉर्म, एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज।
ठीक है, तो अब अगर मैंने ये जो डायग्राम बनाया, यहां से हमें दिख रहा है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड टी है, टी सेकेंड्स में you are having one cycle is getting completed in t seconds, right? तो एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे? 1/t, right? So this frequency is expressed as 1/t. Reciprocal of the time period gives you frequency. तो अगर मैं यहां पर एक और वेवफॉर्म बनाऊं जो किसी दूसरे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का है, मैं इसको रेड कलर से यहां बना रहा हूं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जितनी देर में ये जो ब्लैक वाली वेवफॉर्म है उसकी एक साइकिल कंप्लीट होती है, उतनी देर में रेड वाली वेवफॉर्म की 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रही है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है और टाइम पीरियड हाफ है, राइट? सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है एक साइनसॉइडल फंक्शन का, दैट इज इट्स पीक वैल्यू, द एम्पलीट्यूड। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड, राइट? उसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है उसका फेज एंगल। सो मैंने यहां पर एक साइनसॉइडल फंक्शन बनाया है और नीचे मैंने एक दूसरा साइनसॉइडल फंक्शन बनाया है। ये दोनों साइनसॉइडल फंक्शन की जो पीक वैल्यू है, लेट अस से दैट इज इक्वल, और इनका जो टाइम पीरियड है वो भी इक्वल है, ठीक है? लेकिन इनमें एक डिफरेंस स्टिल इट इज देयर। वो डिफरेंस क्या है कि टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो ऊपर वाली वेवफॉर्म है उसकी वैल्यू 0 है और उसका स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू में, नीचे वाले वेवफॉर्म में टाइम टी इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है इस फंक्शन की वो 0 नहीं है, ऑल्दो स्लोप यहां भी पॉजिटिव है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच का, ऑल्दो दे आर एग्जैक्टली सेम, दिस डिफरेंस, ये जो एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस, और मोर अप्रोप्रिएटली इसको हम कहते हैं फेज एंगल है इस वेवफॉर्म का। तो पहली वाली वेवफॉर्म का फेज एंगल जो है वो 0 है और दूसरे वाली वेवफॉर्म का फेज एंगल नॉन जीरो है, कुछ और है, राइट? तो उसके कारण हमें एक शिफ्ट दिख रहा है वेवफॉर्म में। सो एनी साइनसॉइडल फंक्शन विल हैव दीज 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की हेल्प से हम फेजर्स को डिफाइन करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइनसॉइडल फंक्शन, क्या क्या है? पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसकी पीक वैल्यू। Peak value is also known as the amplitude. दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसका टाइम पीरियड, और रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और इसमें एक और टर्म हम अभी डिफाइन करेंगे। तीसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसका फेज एंगल, ठीक है? तो हमें ये सारी चीजें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेकर आना है। सो let us say that we are talking about a sinusoidal voltage. So I am representing it with small v, and it is a function of time t. ये sinusoidal है, so this will be, the function will be sine. Sine function जो है it is defined for an angle. सर थर्ड पॉइंट कौन सा है? Third point is the phase angle. ओके सर। तो हम इसको अब एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट? सो साइन फंक्शन होगा, दैट इज श्योर, क्योंकि स्ट्रक्चर जो वेवफॉर्म का शेप है दैट इज अ साइनसॉइडल शेप, सो फंक्शन विल बी साइन। लेकिन हम याद करें कि जब साइन फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं तो दैट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन एंगल, राइट? तो उसको हम एंगल के लिए डिफाइन करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल जो है वो क्या है? टाइम है। We don't have an angle here, we have time here. So
what I'm doing here is I am drawing that waveform with respect to time, and I am drawing the same waveform with angle at the x-axis. Okay, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस. मैंने ऊपर वाली जो वेवफॉर्म है उसको एग्जैक्टली नीचे वही वाली वेवफॉर्म को मैंने बनाया है, लेकिन इस बार मैंने एक्स एक्सिस में आई हैव टेकन एंगल. ठीक है, वो एक जैसी दिख नहीं रही क्योंकि ड्राइंग खराब है, और ड्राइंग खराब है तो यू डोंट हैव टू वरी, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करके आते हो. सो याद करें कि ये जो मैंने अब दो एरोज बनाए हैं वो मैं इस स्पैन को दिखा रहा हूं, राइट. एक्स एक्सिस का जो स्पैन है वो एक फुल साइकिल का स्पैन दिखा रहा हूं, और इसको मैंने क्या कहा था, इसको मैंने टाइम पीरियड टी कहा था, है ना, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है. नीचे वाले फिगर में देखें एंगल है, यहां पर भी वो साइकिल कंप्लीट हो रही है, राइट. और इस स्पैन की लेंथ कितनी होगी अब, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्पैन? अंकुर गर्ग बताओगे आप? Your voice is not audible. What should be the span of this length? Avneet. कोई स्टूडेंट बताएंगे क्या? 2 pi. राइट, गुड. ये जो स्पैन है ये कितना होगा? ये 2 पाई होगा, और ये हमेशा फिक्स्ड है, राइट. कोई सा भी साइनसॉइडल फंक्शन हो, एक साइकिल को खत्म होने में वहां पर जो स्पैन हमें लग रहा है दैट इज 2 पाई, और इसी को हम पीरियड कहते हैं उसका, राइट. पीरियड ऑफ अ साइनसॉइडल फंक्शन इज 2 पाई. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 पाई एंड t. तो ये जो स्पैन है 2 पाई का, that is equivalent to this capital T in terms of time, right? So this relationship between them is expressed in terms of a ratio 2 pi by t. जितना span angle के लिए था, 2 pi was the angle theta, right? और time के respect में जो span है that is capital T, time period, theta divided by t. तो इसका unit क्या है? This is radian per second. ठीक है, और इस चीज को हम कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज 2 पाई डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द साइनसॉइडल फंक्शन, और क्योंकि 1 by t was equal to फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज 2 पाई f, इसलिए हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं. फ्रीक्वेंसी है लेकिन that is in terms of angles, right? So this is angular frequency and the unit is radian per second. तो यहां पर जो हम इस साइन फंक्शन को एंगल थीटा के टर्म्स में लिखना चाहते थे, सी थीटा बाय टी इज इक्वल टू ओमेगा, राइट. सो थीटा विल बी ओमेगा टी. तो हमारे लिए जो अब वेरिएबल है दैट इज टी, लेकिन साथ में अब ओमेगा भी आ गया, सो ओमेगा टी इज एन एंगल नाउ, राइट. सो दिस इज साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसका कोफिशिएंट जो है वो इसकी पीक वैल्यू है दैट इज Vm, राइट. तो हमारे पास अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, और उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज दैट मेक्स मोर सेंस फॉर अ साइनसॉइडल फंक्शन. सो साइनसॉइडल फंक्शन इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज Vm sin ओमेगा टी प्लस फाई. ये जो फाई हमने लाया है दिस इज द फेज एंगल. तो इस डेफिनेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैप्चर कर लिए हैं. पीक वैल्यू, उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा में है, और उसका फेज एंगल दैट इज फाई. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ साइनसॉइडल फंक्शन मैथमेटिकली. तो अगर वो वोल्टेज है तो वी विल कॉल इट Vt इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी
plus phi, where omega is 2 pi f or 2 pi by t. अगर सर करंट फेज एंगल ओमेगा टी प्लस पाई नहीं होगा? फेज एंगल फाई है यहाँ पर। कोई स्टूडेंट बताएंगे क्या वाई दैट इज फाई ओनली, वाई नॉट ओमेगा टी प्लस फाई? क्योंकि ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो एक कंप्लीट वैल्यू है जो टाइम के साथ वैरी हो रही है, राइट? टी इज अ वेरिएबल हियर, फाई इज अ कांस्टेंट। एक साइनसॉइडल फंक्शन का एक फेज एंगल होगा, दैट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके सर। ठीक है, फाई अकेला फेज एंगल है, टी है क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो एक साइनसॉइडल फंक्शन का एक ही फेज एंगल है। सो इफ आई हैव अ साइनसॉइडल फंक्शन लाइक दिस, इट हैज गॉट ओनली वन फेज एंगल, जो ये है फाई। ठीक है, Okay, और ये जो कंप्लीट फंक्शन है दैट इज बीइंग डिफाइंड एज वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब ये बार बार आई विल यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब अ साइनसॉइडल फंक्शन, और कई बार मैं वोल्टेज और करंट ना बता के, क्योंकि वो सिमिलर फैशन में वो फंक्शंस डिफाइंड होंगे, आई डिफाइन अ जनरलाइज्ड काइंड ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन fm sin omega t plus phi. fm is the peak value of the function, phi is the phase angle, right? So this is how we mathematically define a sinusoidal function for our purpose. Is there any doubt on this? No, So what is FM? Oh, pardon? What is? FM. fm is the peak value of the function. मतलब हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया ft, और ये एक साइनसॉइडल फंक्शन है, राइट? सो इट लुक्स लाइक दिस, and this peak value is f, capital F and small m as in subscript, and for maximum, and this is the time period. ये मैंने एक जेनरिक डेफिनेशन बताई है, क्योंकि वो वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, Okay, sir. राइट? तो अब हम ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लेके वी विल रीड दिस टॉपिक फर्दर।